मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा आज आपके सामने जो आज के वीडियो का विषय है शेखावाटी का किसान आंदोलन भाग 4। इसके पहले 3 भाग मैं शेखावाटी के किसान आंदोलन पर जारी कर चुका हूं। शेखावाटी का किसान आंदोलन राजस्थान के किसान आंदोलनों में ही नहीं बल्कि भारत के किसान आंदोलनों में एक विशेष स्थान रखता है। लंबे समय तक चलने वाले इस किसान आंदोलन ने आज़ादी के बाद के भूमि सुधारों को भी गहरे रूप में प्रभावित किया। यदि आज के इस वीडियो का शीर्षक दिया जाए शेखावाटी के किसान आंदोलन का निष्कर्ष, जैसे मैंने इसके पहले भाग 3 में उसका नाम दिया था शेखावाटी के किसान आंदोलन का उत्कर्ष, और ये निष्कर्ष है जो कंक्लूडिंग पार्ट है। और किस तरह से ये एक जो रीजनल कहें या लोकल कहें जो किसान आंदोलन था वो किस प्रकार से न केवल प्रादेशिक बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इंटीग्रेट हो गया। तो ये इसका जो निष्कर्ष काल है ये 1938 से 1947 का काल है। इस पीरियड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कांग्रेस ने प्रारंभ से ही देशी रियासतों के जन आंदोलन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने देशी रियासतों के जन आंदोलन को समर्थन भी नहीं दिया। इसका कारण ये था कांग्रेस की भी और गांधी जी की ये सोची समझी रणनीति थी कि यदि 500, 550 या 600 देशी रियासतों में अगर जन आंदोलन छेड़ दिए गए तो एक नया मोर्चा कांग्रेस के लिए सरदर्द हो जाएगा। तो उनकी मान्यता यह थी कि ब्रिटिश इंडिया जो है जो सीधे अंग्रेजी शासन के अंतर्गत है, वहाँ अगर आज़ादी प्राप्त कर ली जाती है तो अपने स्टेट्स की आज़ादी स्वतः ही मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्रारंभ से एक नीति अपनाई कि प्रिंसली स्टेट्स को में हमें दखल नहीं करना है। किंतु 1938 में एक परिवर्तन आया 1938 में, जब कांग्रेस ने अपने हरिपुरा सेशन में इस बात को पुरजोर रूप से कहा कि जो देशी रियासतों के जन आंदोलन हैं उनको हमारा पूरा समर्थन रहेगा, और वहाँ के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वे अपने अपने राज्यों में प्रजामंडल, प्रजा परिषद, पीपल्स यूनियन इस तरह के संगठन बना करके वे उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष आरंभ करें। तो इस प्रकार से देशी रियासतों के जो जन आंदोलन थे वे जन आंदोलन प्रजामंडल में इंटीग्रेट होते चले गए, या प्रजामंडल के रूप में उन्होंने को एक और संगठन का रूप मिल गया, और प्रजामंडल जो है कांग्रेस से समर्थित थे। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के संदर्भ में जहाँ सीधा अंग्रेजी शासन किसी भी क्षेत्र में छोड़ के अजमेर को बाकी संपूर्ण देशी रियासतों और जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत थे, तो इस कांग्रेस की नीति परिवर्तन से यह लाभ हुआ कि राजस्थान के जन आंदोलनों को एक अच्छा संबल मिल गया और नैतिक समर्थन करने वाला ऐसा संगठन मिल गया। जो संगठन प्रजामंडल था वह प्रजामंडल मूल रूप से अर्बन या कस्बाई क्षेत्र के जो पढ़े लिखा वर्ग था उसके द्वारा उस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण किसान अनपढ़ भी थे वे जो संघर्ष कर रहे थे उनको एक पढ़े लिखे वर्ग का जो विश्व की तत्कालीन स्थितियों से भली भांति परिचित था, चेतना से युक्त था, उसने इसको आंदोलन को समर्थन देना आरंभ किया। और ये जो हरिपुरा सेशन होता है ये 19 से 22 फरवरी 1938 को हुआ। इसके बाद 8 से 9 मार्च को जयपुर राज्य प्रजामंडल का पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ, और इस अधिवेशन में ठीक तो जो प्रस्ताव पास किया प्रजामंडल ने, सबसे पहला प्रस्ताव किसानों को समर्थन देने के संदर्भ में था। उन्होंने कहा कि ठिकानेदारों या जागीरदारों का व्यवहार वहाँ के निवासियों के लिए गैर कानूनी, कष्टदायक, विकास अवरोधक तथा अशांति उत्पादक है, और साथ ही उन्होंने कहा कि ठिकानों और जागीरों की जनता को भी वही कानूनी, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए जो राज्य के लिए आकांक्षित है। तो ये जो पहला प्रस्ताव था 8 से 9 मार्च 1938 को जो सम्मेलन हुआ प्रजामंडल का पहला जयपुर में, उससे शेखावाटी के किसानों को काफ़ी समर्थन मिला। प्रजामंडल की स्थापना के साथ ही शेखावाटी के किसान आंदोलन का समर्थन प्रजामंडल ने करना आरंभ कर दिया। अब मैं यहाँ थोड़ा सा ये जो निष्कर्ष काल है, इस निष्कर्ष काल में सीकर को हम अलग से देखना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से सीकर में खासतौर पर कूदन में जो घटना हुई 25 अप्रैल 1935 को, जिसमें किसानों पर गोलियां चलाई गई थी और जिसमें लगभग 12 किसान मारे गए थे। उसके बाद से सीकर के किसान आंदोलन का
रुख बदल गया और अंत में सीकर के किसानों को संतुष्ट करने के लिए 1936 में स्वयं जयपुर दरबार ने दखल करके कुछ घोषणाएं किसानों के पक्ष में की। ये उनकी सफलता थी। किंतु 1938-39 में सीकर में एक नई स्थिति पैदा हो गई। सीकर में ये हुआ कि अप्रैल 1938 में, जिसके मैं अभी बात कर रहे हैं, उसी 1938 में सीकर के राव राजा और जयपुर दरबार के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और वो कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, वो जो वहाँ के राव राजा थे कल्याण सिंह, उनके पुत्र हरदयाल सिंह की शिक्षा को लेकर के था। क्योंकि जयपुर दरबार की यह मान्यता थी कि कल्याण सिंह स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो शासन संचालन ठीक से नहीं कर सके, इसलिए उनके उत्तराधिकारी को मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। और महाराजा जो हैं जयपुर के, वो सीकर के कुंवर हरदयाल सिंह को इंग्लैंड शिक्षा के लिए भेजना चाहते थे, जबकि राव कल्याण सिंह इसके पक्ष में नहीं थे। उनको लगता था कि इससे उनका जो है सारा रूप ही बदल जाएगा। तो इसको लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चला, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में किसानों ने राजा का, दरबार का, जयपुर दरबार का समर्थन आरंभ किया कि बिल्कुल जयपुर दरबार का निर्णय ठीक है, लेकिन इसका सीकर के राव राजा ने विरोध किया। और विरोध भी कोई साधारण विरोध नहीं किया, बल्कि अनेक ठिकानों से जागीरदारी व्यवस्था के समर्थक ठिकानेदार भी अपने आदमियों को भेज करके एक ऐसी तैयारी कर ली कि जयपुर दरबार को खुली चुनौती देना शुरू कर दिया। उससे जो राजपूतों ने सीकर के राव राजा के पक्ष में जो वातावरण खड़ा किया था, उसे 26 अप्रैल में जो बात कर रहा हूँ कि ये जो घटनाक्रम हुआ कि अप्रैल के प्रारंभ में ये शुरू हुआ है और 26 अप्रैल को जयपुर की सेना ने सीकर पर आक्रमण करके वहाँ के जो राव राजा कल्याण सिंह हैं उनको अपने साथ जयपुर ले गए और जयपुर से उनको निष्कासित करके आबू भेज दिया। तो वहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और इसी के साथ में ये हुआ कि जो जयपुर का रेजिडेंट था, ब्रिटिश रेजिडेंट, वो स्वयं सीकर आया था और वही राव राजा को अपने साथ लेकर के गया। राव राजा के समर्थकों ने राव राजा के शासन की रेस्टोरेशन के लिए, क्योंकि जब राव राजा को देश निकाला करके आबू भेज दिया गया तो सीकर का प्रशासन सीधा जयपुर दरबार के नियंत्रण में आ गया था और उस स्थिति में किसान ज़्यादा राहत महसूस कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि ये व्यवस्था जिसमें कि जयपुर दरबार के अंतर्गत सीकर का शासन रहे और लंबा चले तो ठीक होगा। तो इसी बीच राव राजा के समर्थकों ने, जिसमें केवल राजपूत नहीं विभिन्न जातियों के लोग सम्मिलित हुए, उन्होंने पब्लिक कमेटी नाम का संगठन बनाया और उससे उन्होंने जयपुर स्टेट के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया कि जयपुर दरबार गलत तरीके से सीकर ठिकाने को तंग कर रहा है और यहाँ के राव राजा की जो स्थिति है उसको और भी ज़्यादा नीचे गिरा दिया है। तो राव राजा को पुनः प्रशासन के अधिकार दिए जाएं और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है देश निकाले की, उसको रद्द किया जाए। इसी बीच जो सीकर जाट किसान पंचायत है, सीकर जाट किसान पंचायत ने पब्लिकली ये घोषणा कर दी कि वे पब्लिक कमेटी के आंदोलन को सहयोग नहीं करेंगे। इसका कारण यह था कि जो लोग अब पब्लिक कमेटी के नाम पर राव राजा की पुनर्सत्ता स्थापित के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वे लोग ही राव राजा के साथ मिलकर लंबे समय तक किसानों के शोषण और उत्पीड़न में सम्मिलित रहे हैं। आज जब वे संकट में हैं तो वे हमसे भी चाह रहे हैं कि हम उनका समर्थन करें, लेकिन ये नाम मात्र की पब्लिक कमेटी है, इसमें पब्लिक के कोई मुद्दे नहीं लिए गए हैं। एकमात्र राव राजा की स्थिति को पुनः मजबूत करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। तो ये 1 मई 1938 को जाट किसान पंचायत ने खुली घोषणा कर दी। इसके बाद 24 जून 1938 को सीकर जाट किसान पंचायत के अध्यक्ष पलथाना निवासी चौधरी हरि सिंह के सभापतित्व में एक बैठक सीकर में हुई, जिसमें 2000 से अधिक किसानों ने भाग लिया और उसमें मुख्य वक्ता भरतपुर के जाट नेता कुंवर रतन सिंह थे, जिन्होंने पब्लिक कमेटी के आंदोलन का खुलकर विरोध किया और सीकर में ब्रिटिश एवं जयपुर सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण जारी रखने का आग्रह किया गया कि राव राजा को प्रशासनिक अधिकारों से वंचित रखा जाए। इसी के साथ जो सीकर पब्लिक कमेटी है उसका आंदोलन धीरे धीरे ठंडा हो गया और 1938 में आंदोलन शांत हो गया और राव राजा के शक्तियों को पुनः रेस्टोर कर दिया गया। तो उसमें पब्लिक कमेटी को सफलता तो मिली, किंतु किसानों ने जयपुर दरबार की सहानुभूति हासिल कर ली कि एक समय जो कॉन्फ्लिक्ट था तो किसानों ने उनका साथ दिया।
तो ऐसी स्थिति में ये अपेक्षा की जा रही थी कि किसानों के हित में जयपुर दरबार कुछ आदेश, कुछ कानून, कुछ व्यवस्थाएं करवाएगा, तो उस अपने एकता और कमजोर ना हो जाए किसानों की, इस उद्देश्य से सितंबर 1938 में गोठड़ा नामक गांव में ये जो सीकर जाट किसान पंचायत है, इसका एक वार्षिक आयोजन हुआ। और उस वार्षिक आयोजन में 10-12 हजार लोग इकट्ठे हुए, जिनमें 500 स्त्रियां भी थी। मेजोरिटी इसमें जाट किसानों की थी, लेकिन अन्य जातियों के किसान भी जो इनके समर्थन में थे या नैतिक समर्थन दे रहे थे, वे भी इसमें सम्मिलित हुए। और इस सभा के दौरान एक 14 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, फाइनेंस, बैंकिंग, ऋण आदि, फसली ऋण, कृषि ऋण, इन सब पर बात के साथ साथ जो भूराजस्व प्रणाली और भूराजस्व के अधिकार, इन सब को लेकर के एक विस्तृत मांग पत्र तैयार किया, जिससे 14 सितंबर को जाट किसान पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर के प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें उस समय ये आश्वासन दिया प्रधानमंत्री ने कि इनकी सभी मांगों को शीघ्र मान लिया जाएगा और फौरी तौर पर वहाँ के राजस्व से और भूमि से जुड़े हुए जितने विवाद हैं, उन विवादों को सुलझाने के लिए मिस्टर ब्राउन ICS थे, उन्हें बंदोबस्त आयुक्त, सेटलमेंट कमिश्नर नियुक्त किया। और उन्होंने कहा कि ये अब जो ये अधिकारी हमने नियुक्त किया है, ये सारे जो विवाद हैं उनका अंत कर देगा। उसका फायदा ये हुआ कि दिसंबर 1939 तक सीकर ठिकाने के संपूर्ण भूमि का क्षेत्र का बंदोबस्त पूरा हो गया था, किंतु सीकर के खालसा क्षेत्र और अन्य जो जागीरें थी, उस इलाके की छोटी जागीरें, उनका मुद्दा रह गया था। तो अभी सेटलमेंट कंप्लीट हो गया दिसंबर 1939 में, किंतु सेटलमेंट को ना घोषित किया गया, ना लागू किया गया, बल्कि ये तय हुआ कि जब सभी कंप्लीट हो जाएगा पूरे एरिया में, तभी इसको जारी करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सीकर में पब्लिक कमेटी का आंदोलन चला, उसके जो गेन हैं वो किसानों ने अपने तरीके से उसको अपने पक्ष में मोड़ करके और अपने हित साधने के लिए जयपुर सरकार से समर्थन प्राप्त कर अपने मुक्ति का रास्ता इस पर साफ किया। ठीक, शेखावाटी के जो अन्य ठिकाने थे जिनकी मैं अलग से बात करता रहा हूँ, उन अन्य ठिकानों में क्या हुआ है कि सबसे अधिक प्रजामंडल को सहयोग वहीं से मिल रहा था, क्योंकि वे छोटे छोटे ठिकानों के संगठन थे, उन्हें दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने प्रारंभ से ही जो झुंझुनू के अन्य ठिकाने थे, उन्होंने जयपुर राज्य प्रजामंडल का सहयोग लेना आरंभ किया और सितंबर 1938 में ही करबंदी आंदोलन सीकर के अन्य ठिकानों में, जिसमें खास तौर पर मंडावा, ढूंढलोद, नवलगढ़, बिसाऊ और भी अनेक ठिकाने थे, उनमें आंदोलन चलने लगा। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उस समय जो शेखावाटी के किसान नेता थे, उसमें 3 किसान नेता थे खास तौर पर। एक थे ताड़केश्वर शर्मा, जो जाट किसान पंचायत के महामंत्री रहे लंबे समय तक और पंचायत पत्रिका के नाम से एक समाचार पत्र टाइप भी निकालते थे। दूसरे थे हरलाल सिंह और तीसरे थे चौधरी लादू राम। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया नवंबर 38 में और उन्हें तभी मुक्त किया गया जब उनसे इस बात के मुसल के लिए कि वो भविष्य में कोई अशांति पैदा नहीं करेंगे। हाँ, वो अपने जो कष्ट हैं, मुद्दे हैं, उनको थ्रू प्रॉपर चैनल, आइदर थ्रू निजामत और थ्रू तहसील और सीधे राज्य में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो कुछ तरह की ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे कि शांति भंग हो और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो आंदोलन है शेखावाटी का के अन्य ठिकानों का, वह आंदोलन प्रखर रूप में तो बंद हो गया, किंतु वो अंडरग्राउंड तरीके से, गुप्त रूप से वो चलता रहा, जिसमें किसान एक दूसरे से मिलते रहे। जहाँ भी कहीं राजस्व वसूली के संबंधी कुछ विवाद हुए, उनका मुकाबला किया, क्योंकि इन ठिकानों में समस्या ही चली आ रही थी। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, इन ठिकानों ने ये कहा कि किसानों ने ये कहा हम राजस्व ठिकानों में नहीं देंगे, हम राजस्व जो है निजामत में जमा करेंगे और निजामत ठिकानों को दे सकता है। वैसे तो इस पूरे विवाद में भी देखते हैं ठिकानों को निरंतर राजस्व की भारी हानि हो रही थी। जो राजस्व पहले प्राप्त कर रहे थे, आंदोलन शुरू होने के बाद उतनी वसूली भी नहीं हो पा रही थी और उनके इनकम में गिरावट भी आई थी। तो कैसे भी जो जागीरदार हैं वो सोच नहीं रहे थे कि उनकी व्यवस्था, उनकी जो सत्ता है वह जाएगी। तो वे लगातार अपने प्रयास करते रहे कि किस तरीके से एक तरफ राज्य से निपटना, कि राज्य भी ठिकानों के पक्ष में नहीं जा रहा है, ज़्यादातर तो वो किसानों का पक्ष ले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में
प्रजामंडल को एक अवसर मिला और प्रजामंडल ने जो है एक किसान दिवस मनाया और किसान दिवस मना करके यह संदेश दिया कि किसानों को जब तक जागीरों में भूमि के अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक किसी तरह के राजनीतिक सुधारों की भी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसी बीच हुआ ये कि 1939 का जो वर्ष था वो शेखावाटी में अकाल का वर्ष था, भारी अकाल पड़ा। और अब सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया, एक ओर तो जो राजस्व है जब पिछला बकाया भी और करंट ईयर का भी, उससे मुक्ति के लिए किसान मांग करने लगे। साथ ही साथ किसानों की मांग थी जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में अकाल राहत के कार्य राज्य की ओर से आरंभ किए जाते हैं, उसी तरह के राहत कार्य या तो जयपुर राज्य करे अथवा ये जो सीकर और शेखावाटी के अन्य ठिकाने हैं ये मिलकर के करें। तो इन मांगों को लेकर के किसानों ने राज्य काउंसिल अक्टूबर 1939 में राज्य काउंसिल के समक्ष किसानों का पक्ष प्रस्तुत किया और उसमें ये कहा कि जब ठिकानेदारों को ये निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि वे राहत कार्य आरंभ करें, लेकिन कोई राहत कार्य उन्होंने आरंभ नहीं किए हैं। तो इस तरह से जो 1939 का वर्ष है वो बड़ा ही संघर्ष के बीच बीता और ठिकानों की ओर से बार बार ये प्रयास जारी रहा कि वो कैसे भी करके यहाँ से वसूली कर लें। जनवरी 1940 में जो शेखावाटी की जाट किसान पंचायत थी, उनके जब ज़्यादा आंदोलन बढ़ने लगा तो उनके नेताओं को जो गिरफ्तार किए गए थे उन्हें मुक्त तो कर दिया गया, लेकिन कोई मटेरियल गेन इसमें किसानों को नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ी बात जो हुई झुंझुनू के संदर्भ में वो है 1939 में ही, जब प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन जयपुर में होने वाला था। उस समय जो अध्यक्ष चुने गए थे प्रजामंडल के, जमुनालाल बजाज, उन जमुनालाल बजाज के जयपुर रियासत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी और जो ही जमुनालाल बजाज जयपुर में उतरे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जमुनालाल बजाज को मुक्त कराने के लिए शेखावाटी में, जिसमें सीकर और झुंझुनू दोनों का इलाका आता है, क्योंकि बेसिकली ये सीकर की तरफ के रहने वाले भी थे जमुनालाल बजाज, तो उनको मुक्त करवाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन शेखावाटी में बड़ी तेजी से चला और शेखावाटी में चौधरी लादू राम ने सबसे पहले एक जत्थे को लेकर के गिरफ्तारी दे करके उस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। तो जो सत्याग्रह जब चला है, उसी सत्याग्रह के बाद ये हुआ कि काफ़ी शेखावाटी के किसान गिरफ्तार हुए, जिन्हें सरकार ने ज़्यादा आंदोलन बढ़ रहा था तो जनवरी 1940 में उनको जेल से रिहाई कर दी गई। इसके बाद 1940 में दूसरा सम्मेलन हुआ प्रजामंडल का और ये वार्षिक अधिवेशन में फिर वही ठिकानों के समर्थन में प्रजामंडल ने प्रस्ताव पास किए और 5 अप्रैल 1941 को 41 में जो तीसरा अधिवेशन हुआ है प्रजामंडल का, वो झुंझुनू में ही किया गया। और झुंझुनू में सबसे बड़ी बात उस समय क्या मुद्दा उठाया गया था, महाराजा जो थे सवाई मानसिंह सेकंड, वे द्वितीय विश्व युद्ध में मोर्चे पर जाना चाहते थे अंग्रेजों के पक्ष में सैनिक सेवा देने के लिए। तो इसका प्रजामंडल ने विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि इस द्वितीय विश्व युद्ध का भारत के और हमारे राज्य के से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसमें जुड़ करके हम अपने संसाधनों को क्यों बर्बाद करें। तो इसका जो विरोध आरंभ हुआ तो महाराजा ने पैसिफाई करने के लिए कोशिश की कि किसी तरीके से ये बात बने, लेकिन एक मुद्दा इनको मिल गया प्रजामंडल को, जिसको झुंझुनू में सम्मेलन होने से जो किसान आंदोलनरत थे उनका अच्छा समर्थन मिला, तो यहाँ आंदोलन काफ़ी तीव्र हो गया। और इसी बीच ये हुआ कि प्रजामंडल के बाद आगे स्थिति ये आई कि किसानों को ये आश्वासन दे दिया गया कि अभी सारे बंदोबस्त पूरा हो जाएगा तो हम बंदोबस्त की घोषणा कर देंगे। तो कायदे से जैसे रिकॉर्ड में सूचना मिलती है कि बंदोबस्त तो अगस्त 1941 तक पूरा हो गया था, किंतु राज्य भी उस बंदोबस्त को घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस हिम्मत न जुटाने का कारण था, एक तो उनको ठिकानों का भी भय था, क्योंकि ठिकानों के भी जो परंपरागत अधिकार थे उनका भी उसमें काफ़ी हनन हुआ था और किसान जो डिमांड कर रहे थे वो भी पूरी तरह से दिया नहीं जा सका था। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्षों के नाराज होने की स्थिति थी, तो इसलिए अगस्त 1941 में बंदोबस्त पूरे होने के बाद भी उसे जो है जारी नहीं किया। अंततः जब अगस्त सबको भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ 9 अगस्त को, उस समय ये लगा कि कहीं शेखावाटी के किसान जो हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित ना हो जाएं, तो उनके इस दबाव में आकर के 15 अगस्त 1942 को ये जो बंदोबस्त था
उस बंदोबस्त की घोषणा कर दी गई। उस बंदोबस्त की घोषणा से किसान तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं थे, किसानों ने उसका विरोध किया। उसके बाद दिसंबर 1942 में जयपुर दरबार की ओर से कुछ छूटों की और घोषणा की गई, लेकिन फिर भी बंदोबस्त लागू नहीं हो सका, क्योंकि और घोषणा होने के बाद ठिकानेदार इस बंदोबस्त को लागू करने के पक्ष में नहीं थे। तो इस प्रकार से तीनों ही पार्टियां, जयपुर दरबार, ठिकानेदार और किसान, ये तीनों ही इस पर सहमत नहीं हुए और वो अपने तरीके से सभी पक्ष, स्टेट तो कोई आंदोलन चलाएगा नहीं, लेकिन एक पक्ष तो ठिकानों का था, ठिकानेदारों ने भी अपने संगठन बना लिए, उन्होंने भी भूस्वामी संगठन बना लिए गए या जागीरदारी संघ बना लिए गए और उनके माध्यम से वो प्रजामंडल और किसानों का खुल करके विरोध करने लगे। आमने सामने ये संघर्ष हुआ। तो ये जो संघर्ष है पूरा जयपुर स्टेट का देखा जाए तो किसान आंदोलन इतना आगे बढ़ा हुआ था कि संपूर्ण आंदोलन जो जयपुर राज्य प्रजामंडल का था वो झुंझुनू में जाकर के शिफ्ट हो गया और 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1945 तक लगातार जो प्रजामंडल के मुख्य नेता थे, जिसमें हीरालाल शास्त्री, लादूराम जोशी, नरोत्तम लाल जोशी वकील, हरलाल सिंह जाट व लादूराम जाट ने झुंझुनू में उपस्थित रहकर आंदोलन का संचालन, किसान आंदोलन का संचालन किया और मंडावा ठिकाने के साथ एक दो जगह भारी ऐसी मुठभेड़ें भी हुई जिनमें ठिकाने के लोगों के बीच और किसानों के बीच में हिंसक झड़पें भी हुई। तो इस तरह से 1945 का वर्ष दिसंबर तक ये निरंतर आंदोलन चलता रहा और 14 जनवरी 1946 को 14 किसान प्रजामंडल के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन नेताओं को लगातार जेल में रखने के बाद भी जब आंदोलन नहीं थमा तो 22 अप्रैल 1946 को सारे नेता रिहा कर दिए गए। इसी बीच ये घटना अप्रैल की कर रहे हैं 46 की, 1946 की 15 मार्च को इंग्लैंड की संसद में भारत की आज़ादी का प्रस्ताव पास हो गया और 23 दिसंबर 1946 को जयपुर में महकमा खास परिसर में किसानों की सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रजामंडल और किसान नेताओं ने जागीरदारी प्रथा का नाश हो, भूमि बंदोबस्त लागू करो, किसानों के अधिकार दो, इन नारों के साथ महकमा खास, जो कि उस तरह के उस समय जयपुर स्टेट की सेक्रेटरीट थी, सचिवालय था, उस सचिवालय के परिसर में 23 दिसंबर 1946 की मीटिंग में अपनी बात रखी। 1 जनवरी 1947 को जयपुर राज्य में जिम्मेदार सरकार का गठन हुआ, जिसको हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें महाराजा की छत्र छाया में जनप्रतिनिधियों की सरकार बनी। उस सरकार में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का पद तो वहाँ भी एक तरह से वो दीवान का था, फिर वो प्रधानमंत्री का हो गया, तो वो तो प्रधानमंत्री से अलग था। तो यहाँ इनको मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और टीकाराम पालीवाल को राजस्व मंत्री बनाया गया और टीकाराम पालीवाल ने 25 जनवरी 1947 को जयपुर जागीर लैंड टेनेंसी एक्ट पास किया, जिसमें किसानों को भूमि के अधिकार दे दिए गए। इसलिए जो किसान इस तरह जो शेखावाटी का किसान आंदोलन 1920 में एक सामान्य आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, तो 1947 में 27 वर्ष की अवधि में वो उस निष्कर्ष पर पहुंच गया जिस पर उसे पहुंचना चाहिए था। वो आज़ादी के बाद तो फिर और सुविधाएं किसानों को मिली, लेकिन 1947 जनवरी में भारत की आज़ादी के पहले ही जयपुर राज्य की ओर से जो जागीर लैंड टेनेंसी एक्ट पास हुआ, उसके अंतर्गत किसानों को भूमि के अधिकार दे दिए गए। तो इस तरह से जो शेखावाटी का किसान आंदोलन है वो अपने आप में अनेक जो है सफलताएं समेटे हुए है और इस पे और अधिक अगर जानना चाहें तो मेरी एक पुस्तक है सामंतवाद एवं किसान संघर्ष और दूसरी पुस्तक है राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन। इनका अवलोकन करें। धन्यवाद।